पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मेरा दिमाग इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने में मसरूफ था कि आखिर वो इस्राएली स्नाइपर किस तरह मेरे हर ठिकाने पर पहुंच जाता था। अचानक महेश बाबू को संभालने वाले अफराद में से एक उछल कर पीछे गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा। मैं चीखा, सभी आड़ में हो जाऊं। वो चौंक कर संभले, मगर उसी दम विक्रम की खोपड़ी से सुर्ख फव्वारा उबल पड़ा। बच जाने वाले दोनों छलांग लगाकर मेरे करीब लेट गए थे। उनकी हट धर्मी ने 2 और जानें ली थीं। अगर वो पहले मेरी हिदायत पर अमल कर लेते तो महेश के अलावा किसी को कुछ न होता। मेरे करीब लेटे हुए अफराद में से एक गैज़ व गज़ब भरे अंदाज में गुर्राया, क्या तुम गोलियां चलाने वाले से वाकिफ हो? मैंने इंकिशाफ किया, पास्कल नाम का एक इसराइली स्नाइपर है, बस इतना ही जानता हूँ। दूसरा दांत पीसते हुए बोला, और तुम्हारी दुश्मनी की भेंट हमारे 3 साथी चढ़ गए। मैंने रुखाई से कहा, बेहतर होगा ये जवाब कातिल से मांगो। उसी दम चौकीदार भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने चिल्लाकर तंबीह की, आड़ में हो जाओ। वो बोला, ये क्या हो गया? बेचारा सिर्फ इतना ही बोल पाया था कि पास्कल की महारत का एक और सबूत सामने आया। गोली उसकी खोपड़ी के दाएं जानिब घुसकर पूरे माथे को उड़ा ले गई थी। यकीनन उसके पास बड़े कुत्र की लंबे फासले पर मार करने वाली स्नाइपर राइफल थी। वो बैरड M107, रेंज मास्टर, चिटेक M2000, टेक 50, आर्कटिक वॉरफेयर या AS50 वगैरह कोई भी हो सकती थी। छोटे कुत्र की राइफल सिर्फ आदमियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उनमें उमूमन 7.65 mm कुत्र का एमुनिशन इस्तेमाल होता है, जबकि बड़े कुत्र की राइफलें आदमियों के साथ साजो सामान की तबाही यानी एंटी मटेरियल रोल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इनमें उमूमन 12.7 mm यानी 12.7 mm कुत्र की गोलियां इस्तेमाल होती हैं, और एक ऐसी गोली का हदफ जब इंसानी जिस्म हो तो मजरूब उज़्व में गहरा और चौड़ा शिगाफ डाल देती है। चौकीदार के गिरते महेश बाबू के नाराज साथी ने लेटे लेटे मेरे गिरबान में हाथ डाला। बोला, तुम इसी वक्त दफा हो जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैंने नरम लहजे में कहा, होश के नाखून लो दोस्त, हमारा दुश्मन एक ही है। उसने दूसरा हाथ भी मेरे गिरबान में डाला और ऐसा करते हुए उसका सर चबूतरे की आड़ से इतना ऊपर उठ गया कि पास्कल जैसे स्नाइपर को ट्रिगर दबाने का मौका मिल गया। वो तैश भरे लहजे में कह रहा था, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना। फौरन से पहले और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। उसे जोरदार झटका लगा और वो पीठ के बल जमीन पर जा बैठा। आखिरी बच जाने वाला सहम कर जमीन से चिमट गया था। उसकी डरी हुई आवाज मेरी समातों में गूंजी, ये क्या बला है? मैंने कहा, इस बला को स्नाइपर कहते हैं दोस्त। उसने पूछा, कहाँ से फायर कर रहा है? मैंने कहा, सामने ऊंचे टीले की बुलंदी पर लेटा हुआ है। बोला, अब क्या करेंगे? मुझे कोसने के बजाय उसे जान के लाले पड़ गए थे। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, यही सवाल तुम्हारा मरने वाला साथी करता तो शायद इतनी जल्दी उसका आमाल नामा लपेटा न जाता। आमाल की इस्तिलाह उसके लिए नाकाबिल फहम थी। बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, वजाहत को रहने दो, मुख्तसर ये समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। वो बोला, बताएं महाराज। बिल्कुल वही करूंगा जो तुम कहोगे। मैंने हल बताया, कहा, यहीं लेटे रहो और कोशिश करो कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा आड़ से बाहर ना निकले। पहले मैं रेंगता हुआ गिराज तक जाऊंगा, बाद में तुम भी मेरे अंदाज में वहां पहुंच जाना। उसने इस बात में सर हिला दिया। बोला, समझ गया। लेटे लेटे SR1 का बैग कंधों में डालकर मैं चबूतरे की आड़ में रहते हुए बरामदे नुमा गिराज की तरफ रेंगने लगा। जमीन के मुताबिक हरकत करने के तरीके को मैदानकारी या फील्ड क्राफ्ट कहते हैं, और पाक आर्मी के जवानों को दुश्मन की नजरों से बचने के लिए हरकत के मुख्तलिफ तरीके सिखाए जाते हैं, जिनमें चीता चाल, बंदर चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, भूत चाल, स्नाइपर चाल वगैरह काफी मावन हैं।
स्नाइपर चाल में हरकत बिल्कुल सेंटीमीटरों के हिसाब से होती है और ये तरीका उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब बंदा दुश्मन के बिल्कुल करीब हो। गो खतरा उस वक्त भी ज्यादा था और एक मंझा हुआ स्नाइपर मेरी ताक में था, लेकिन मुझे चबूतरे की आड़ मैसर थी, इसलिए मैं चीता चाल चल सकता था। मैं तेजी से हरकत करता हुआ बरामदे में पहुंच गया। एक जीप की आड़ में बैठकर मैंने जल्दी से बैग से SR-1 निकाली और उसे जोड़कर एक सुतून की आड़ में लेट गया। सबसे पहला फासला नापा जो 1300 मीटर था और एलिवेशन नॉब की मदद से मतलूबा क्लिक लगा दिए। क्योंकि हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छेड़ने की जरूरत महसूस न की। एलिवेशन नॉब से फासला मुंतखब किया जाता है, इसलिए हर नए फासले पर हथियार सेट करते वक्त क्लिक्स के अंदर मतलूबा तब्दीली लाजमन करना होती है, जबकि डिफ्लेक्शन नॉब से दाएं बाएं की गलती दूर की जाती है। इसीलिए उसे उसी वक्त छेड़ा जाता है जब दाएं या बाएं से हवा चल रही हो, वरना उसे दरमियान में ही रहने दिया जाता है। टीले के ऊपर मुझे रेत की छोटी सी ढेरी नजर आ रही थी। यकीनन स्नाइपर उसी के अकब में पोशीदा था। हल्का सा गौर करने पर मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि किस जगह शिस्त साध कर मैं कारगर फायर कर सकता था। राइफल कॉक करके मैंने सांस रोका और लबलबी दबा दी। मेरी शिस्त दाखिली दरवाजे के सुतून के चंद इंच दाएं से गुजर रही थी और उस वक्त मेरे सर पर गोया बम फूटा था जब गोली सीमेंट के सुतून से टकराई और किनारे में हल्का सा शिगाफ डाल दिया। गोली के नाकाम जाने की वजह मेरी नालायकी नहीं, बल्कि किसी ने डिफ्लेक्शन नॉब को मुकम्मल चक्कर देकर राइफल की सिफरिंग खराब कर दी थी। SR-1 को बैग में रखते वक्त मैं टेलीस्कोप साइट को माउंट से नहीं उतारा करता था ताकि बार बार सिफर करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि टेलीस्कोप साइट को अगर राइफल से उतार दिया जाए तो राइफल की सिफरिंग बाकी नहीं रहती और राइफल को मेरे अलावा किसी ने छुआ नहीं था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। ये धोखा मेरे साथ अमेरिका में स्नाइपर कोर्स करते वक्त दौरान मुकाबला भी हुआ था। तब ये काम इंडियन स्नाइपर्स श्रीकांत और राजपाल में से किसी ने किया था। राजपाल तो बाद में सरदार खान के हाथों मारा गया था। अलबत्ता श्रीकांत अब तक जिंदा था और पिछली बार जब मैं इंडिया आया था तब उसी ने करण चावला को मेरे बारे में मालूमात दी थी। अलबत्ता उसे सामना नहीं हो पाया था और मुझे लग रहा था कि पास्कल मेरे जिस शनासा का जिक्र कर रहा था वो श्रीकांत ही था। इस खबर के साथ मुझ पर एक और इंकशाफ भी हुआ और वो ये कि दुश्मन कैसे कामयाबी से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने सर झटकते हुए आर्जी तौर पर इन सोचों से पीछा छुड़ाया और डिफ्लेक्शन नॉब को सिफर करने लगा। डिफ्लेक्शन दुरुस्त करते ही मैंने दोबारा शिस्त साधी, मगर दुश्मन गायब हो चुके थे। राइफल की बैरल अब नजर नहीं आ रही थी। मैंने टीले के दाएं बाएं कोई नकलो हरकत तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे नाकामी हुई। इस दौरान महेश बाबू का अकेले बच जाने वाला साथी रेंगते हुए वहां पहुंच गया था। मेरे करीब पहुंचकर उसने हैरानी भरी नजरों से SR-1 को देखा। पूछा, तुम भी स्नाइपर हो? मैंने कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं। ये कहकर मैं राइफल को बैग में मुंतकिल करने लगा। वो मुताज्जिब हुआ, वापस क्यों रख रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि दुश्मन ने मोर्चा छोड़ दिया है। वो बोला, अब क्या करें? मैंने मशवरा दिया, अब लाशों के क्रियाक्रम का बंदोबस्त करूं। उसी वक्त महेश बाबू के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर नजरें दौड़ाईं तो वही नंबर आया जिस पर पास्कल बात कर रहा था। कॉल वसूल करते हुए मैंने मोबाइल फोन कान को लगा दिया। पास्कल की चहकती हुई आवाज बरामद हुई। बड़े चर्चे सुने थे बरखुरदार, अब छुपते क्यों फिर रहे हो? मैं पुरसुकून लहजे में बोला, मैंने कभी अपनी तवानाइयां फजूल लड़ाई में जाया नहीं की। आखिरी हद तक यही कोशिश होती है कि मामला अफाम तफहीम से सुलझ जाए। तुमसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन लगता यही है तुम्हें शराफत की जबान किसी ने नहीं सिखाई। वो इस्तेहज़ाई लहजे में बोला, दुश्मनी तो मैंने भी नहीं की, तुम्हें 3 बार जिंदगी की भीख दे दी है, और क्या चाहिए? मैंने कहा, मेरा मशवरा है अपनी जान बचाकर वापस चले जाओ। बोला, मैं चाहूं तो अगले 5 सेकंड में तुम्हारे भेजे में गोली उतार सकता हूँ। मैंने कहा लगाया, कहा, अगर ऐसा करने के लिए मेरी इजाजत दरकार है तो मजीद देर न करो। वो नखवत से बोला, शायद तुम्हें अब तक पास्कल की सलाहियतों पर शुबा है। मैंने कहा, दुश्मनी करते वक्त मैं दुश्मन की सलाहियत या कमजोरी पर ध्यान देने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर इन्हिसार करना पसंद करता हूँ। वो बोला, कॉल इसलिए की है ताकि बता दूं तुम्हारे पास मोहलत खत्म हो चुकी है। तुम सरहद पार जाने के चक्करों में हो और मैं जल्द ही तुम्हें उफक पार पहुंचाने वाला हूँ। ये कहते ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने स्पॉटर स्कोप से इलाके का अच्छी तरह जायजा लिया, मगर कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। स्पॉटर स्कोप बैग में रखते हुए मैंने महेश के बच जाने वाले आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो हौले से बोला, श्याम राव। मैंने कहा, तो श्याम मियाँ, काम खराब हो गया है। दुश्मन काफी खतरनाक है और उससे मुकाबले के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। श्याम ने सूरत से कहा, अपने साथियों के कातिल से बदला लेने के लिए मैं हर मुमकिन मदद करूंगा। मैंने कहा, फिर हमें अभी निकलना होगा। बोला, और इन लाशों का क्या होगा? मैंने कहा, ये काम अपने बाकी साथियों के लिए छोड़ दो, वरना तुम्हारा खात्मा भी यही होगा। उसने पूछा, कहाँ जाएंगे? मैंने इत्मीनान से कहा, उधर ही जिस रास्ते से हमें सरहद उबूर करना थी।
वो बिगड़ कर बोला, तो यूं कहो ना तुम भागने के चक्कर में हो। मैंने खुलूसे दिल से कहा, वचन देता हूँ दुश्मन को खत्म किए बगैर नहीं लौटूंगा, बाकी मुझे सरहद पार तो तुम ही ने करवाना है। वो मशकूक अंदाज में बोला, मगर लाहे अमल क्या होगा? मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, वो मुझ पर छोड़ दो। उसने नफी में सर हिलाया, बोला, अपने साथियों की लाशें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। गहरा सांस लेते हुए मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं अंदरूनी इमारत की तरफ जा सकता हूँ? मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, फिलहाल तो जा सकते हो, बात का मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने दावत दी, तुम भी चलो। मैंने फीके तबस्सुम से कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मशकूक अंदाज में बोला, शायद मुझे भेजकर तुम तस्दीक करना चाहते हो कि वो स्नाइपर चला गया है या मौजूद है। मैं खड़ा होते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने इलाके का जायजा ले लिया है। ये कहकर मैं चल पड़ा। अब वहाँ रहना मुनासिब नहीं था। श्याम लाशों की तरफ बढ़ गया था। मैं दाखिली दरवाजे की तरफ चल पड़ा। चंद मिनटों के बाद इमारत से बाहर आ गया। अतराफ का जायजा लेते हुए मैं लाहे अमल सोचने में मसरूफ था। दुश्मन का बगैर ताकुब किए मेरी जगह को बार बार ढूंढ लेना बगैर किसी के वसीले के नहीं था। मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। पहले हमले को मैंने इत्तेफाक पर महमूल किया था और ऐसा होना नामुमकिन नहीं हो सकता। दूसरी मर्तबा मैंने पास्कल के दिए हुए मोबाइल फोन को वजह ठहराया, लेकिन इस बार पास्कल लोगों का मुझे ढूंढ लेना मेरे दिमाग को झंझोड़ गया था। जब दाल में कुछ काला नजर आता है तभी दाल की सफाई की तरफ तवज्जो दी जाती है। थोड़ा आगे जाते ही मुझे शहर की तरफ जाती बस मिल गई। बस अड्डे की तरफ जाते हुए मुझे पूरा यकीन था कि मैं उनकी नजरों में हूँ। अलबत्ता मुझे निशाना बनाने के लिए उन्हें थोड़ी मोहलत की जरूरत होती, क्योंकि मेरी हरकत रुकने के बाद ही वो कोई मंसूबाबंदी कर सकते थे। वैसे भी जब दुश्मन का ठिकाना मालूम हो तो हमले की मंसूबाबंदी करना भी आसान होता है और दुश्मन को ठिकाने लगाना भी मुश्किल नहीं होता। बस अड्डे पर उतरकर मैं रिक्शे में होटल पर पहुंचा और कमरा लेकर अंदर घुस गया। मेरी कोशिश थी कि दुश्मन को इसी गलत फहमी में मुब्तला रखूं कि मैं उनकी चाल से नावाकिफ हूं। कमरे को अंदर से बंद करके मैंने बैग से SR1 और स्नाइपिंग का दूसरा सामान बाहर निकालकर बैग की तलाशी ली। जल्द ही अंदरूनी खाने से एक छोटा सा आला बरामद हो गया। मैं फौरन ही असल कहानी तक पहुंच गया था। श्रीनाथ यादव को ठिकाने लगाने के बाद जब मैं SR1 का बैग वहीं छोड़कर भागा था, अब ये मालूम नहीं था कि SR1 का बैग सबसे पहले किसे मिला था। अलबत्ता बैग को पाकर उन्हें इतना अंदाजा जरूर हो गया होगा कि मैं बैग को वापस लेने जरूर आऊंगा। उस इलाके की मुसलसल निगरानी की बजाय उन्होंने आसान हल ये ढूंढा कि बैग में ऐसा आला रख दिया जो मेरी जगह की निशानदही कर सकता था, और उसके बाद 2 + 2 4 की तरह सब कुछ वाज़ेह था। मैं जिस जगह पहुंचता उन्हें मेरी जगह के बारे में मालूम हो जाता, और उसके बाद मुझे निशाना बनाना कौन सा मुश्किल था। अब उन्हें इसी गलत फहमी में मुब्तला रख कर मैं जवाबी वार कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।